Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Products अड्डा। दोस्तों आज हमारी क्लास नंबर 23 है, बट सैलरी वाले चैप्टर की क्लास नंबर 5 है। दोस्तों आज की क्लास में हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करने के लिए जा रहे हैं, दैट इज ग्रेचुटी। जी हाँ दोस्तों, देखिए क्लास की जो सीक्वेंस है वो बहुत ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर है। अगर आप डे 1 मतलब सैलरी का चैप्टर नंबर 1 से देखते हुए आ रहे हो, क्लास नंबर 1 से, तो आप देखेंगे हर चीज बड़ी सीक्वेंस से हो रही है। ठीक है, तो सीक्वेंस वाइज ही चलोगे तो चैप्टर ज्यादा इजीली आपको समझ में आएगा। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपने पास रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम्स के बारे में। और आपको पता है रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम हमारे पास 6 हैं, जिसमें एक है ग्रेचुटी, एक आपका पेंशन, एक है आपका पेंशन के बाद आपका आता है लीव इनकैशमेंट, फिर आपका आता है वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, फिर आता है आपका रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन और आता है प्रोविडेंट फंड। ये 6 में 6 क्लास हम लगाएंगे। एक एक टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और उसके ऊपर करेंगे हम कुछ न्यूमेरिकल, सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा डेवलप हो जाएगी। तो इन 6 क्लासेस में आने वाली हम क्या करने वाले हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जब हम बात करते हैं अपने पास रिटायरमेंट बेनिफिट की, तो देखिए माइंड में ना एक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि अब से लेकर अगली 6 क्लास तक मैं बार बार रिटायरमेंट जैसे वर्ड्स यूज करूंगा। ऐसा क्यों? बिकॉज जब एक इंसान रिटायर होता है ना, तो उसको अपने एम्प्लॉयर की साइड से कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है, जो कि सैलरी से काफी अलग होती है। सैलरी तो मिलेगी, जो उसने काम किया उतने तक की सैलरी मिलेगी, बट क्योंकि अब वो रिटायर हो रहा है तो उसका बुढ़ापा बहुत ही नजदीक है। तो उसके बुढ़ापे के लिए ना आपने जवानी के समय बहुत सारे फंड्स बनाए थे, बहुत सारे वादे किए थे, बहुत सारे कस्में की थी, उनको निभाने का समय आ गया है। निभाने का मतलब है उनको पेमेंट करने का सही समय आ गया है, और उन्हीं पेमेंट्स को हम ओवरऑल वे में बोलते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट, जो कई टाइप के होते हैं। जिसमें पहला एक टाइप होता है दैट इज कॉल्ड बी ग्रेचुटी। देखिए दोस्तों, ग्रेचुटी की जब हम बात करते हैं तो मैं आपको प्लीज क्लियर करके एक चीज बता दूं, ग्रेचुटी क्या होती है आप ऐसे समझिए सिंपल भाषा में। गवर्नमेंट सेज कि अगर एक स्टैब्लिशमेंट है, स्टैब्लिशमेंट मतलब एक रजिस्टर्ड स्टैब्लिशमेंट है, जिसको गवर्नमेंट ने कहा है कि हाँ हम आपकी बात कर रहे हैं, मैं उन स्टैब्लिशमेंट्स की बात कर रहा हूँ। अगर उन स्टैब्लिशमेंट में कोई एम्प्लॉय काम करता है, अभी मैं बताऊंगा सारी चीजें, सुन लो पहले। अगर उन स्टैब्लिशमेंट में कोई एम्प्लॉय काम करता है और उसे काम करते हुए कम से कम 5 साल हो चुकी हैं या उससे ज्यादा, कितना एग्जैक्टली 5 ईयर या फिर उससे ज्यादा अगर हो गई है, तो ऐसे में जब वो रिटायर होगा तो वो अपने एम्प्लॉयर से डिमांड कर सकता है एक एक्स्ट्रा अमाउंट की, जिससे वो अपने आने वाले समय को अच्छे से बिता पाए, और उसी को हम ग्रेचुटी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम? ग्रेचुटी बोलते हैं। सर थोड़ा सा और अच्छे से बताओगे, क्लियर तो हो गया लेकिन और मजा आएगा। देखिए सर, मैं आपको एक चीज क्लियर कट बता दूं कि जिस वक्त आप एम्प्लॉय होते हैं, कहीं पर जॉब करते हैं, तो एक चीज क्लियर कर लो कि आपके अपॉइंटमेंट लेटर में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि रिटायरमेंट के वक्त या प्री मैच्योर रिटायरमेंट के वक्त आपको ग्रेचुटी दिया जाएगा। वो कभी कोई ऐसा क्लॉज डालते ही नहीं जिससे एम्प्लॉय को कोई बात पता चल पाए। बट आज मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 में लिखा है कि अगर आप एक रजिस्टर्ड स्टैब्लिशमेंट के अंदर काम करते हैं, अब ये क्या होती है स्टैब्लिशमेंट मैं आपको बताऊंगा, वहां पर आपकी जो पोस्ट है वो हो सकता है अनस्किल्ड हो सकता है सेमी स्किल्ड या हो सकता है आप स्किल्ड के अंदर कवर होते हो, आपका जॉब टेक्नीशियन वाला है, नॉन टेक्नीशियन वाला है। अगर इस टाइप की आपकी कोई जॉब प्रोफाइल है, तो ऐसे में अगर आपने उस रजिस्टर्ड स्टैब्लिशमेंट के अंदर 5 साल से ज्यादा जॉब की है, वो भी कॉन्टिन्यूअस, बीच में छोड़ना नहीं है, कॉन्टिन्यूअस 5 ईयर तक अगर आपने जॉब की है, तो आप रिटायरमेंट से पहले या रिटायरमेंट के वक्त अपने एम्प्लॉयर से अपनी सैलरी के अलावा एक अमाउंट मांग सकते हैं, और उसी अमाउंट को कहा जाता है ग्रेचुटी। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ग्रेचुटी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो पहले से अपॉइंटमेंट लेटर में लिखे ही जाते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इवन अगर नहीं भी लिखा है ना, तो भी आप अपने रिटायरमेंट के वक्त या जिस दिन आप अपने ऑफिस को छोड़ के जाओगे, तो आप उस केस में अपने एम्प्लॉयर से डिमांड कर सकते हो ग्रेचुटी। और यदि वो आपको देने से मना करे, तो उसको एक छूटते के साथ लाइन बोलना कि एज पर सेक्शन 4 सबसेक्शन 1, अगर हमें 5 साल से ज्यादा का समय आपके संस्था में काम करते हुए हो गया, तो हम ग्रेचुटी के लायक हैं। एक और सेक्शन बोल देना, सेक्शन 9 ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, अगर आपने मुझे ग्रेचुटी 30 दिन के अंदर मेरे बैंक में नहीं डाल के दी, तो ऐसे केस में मैं आपके खिलाफ जो भी रजिस्टर्ड ऑफिसर होगा, उसके लेबर ऑफिसर वगैरह को मैं कंप्लेंट करूंगा, और उस कंप्लेंट के तहत तुम पर जुर्माना भी लग सकता है और तुम्हें जेल भी हो सकती है 6 महीने से लेकर 2 साल तक। जैसे आप ये लाइन बोलोगे ना, एम्प्लॉयर समझ जाएगा भाई ये तो बड़ा पढ़ा लिखा इंसान है, इसको तो सारे लेबर लॉस पता है। तो ऐसे में वो आपको रिटायरमेंट के वक्त या
जाते वक्त जब आप ऑफिस छोड़ोगे वो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देगा। वो क्या देगा, पेमेंट कैसे कैलकुलेशन होती है वो हमारा मुद्दा नहीं है, क्योंकि मैं अभी आपको कंपनीज लॉ या ग्रेच्युटी एक्ट वगैरह नहीं पढ़ा रहा हूँ। अभी हम इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। पहले मुझे सिर्फ इतना बताओ, आपको ग्रेच्युटी का मीनिंग समझ आया? ग्रेच्युटी किनको मिलता है ये समझ आ गया? क्लियर है ना? तो ग्रेच्युटी एक रिटायरमेंट बेनिफिट होता है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है यदि एम्प्लॉय कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल कर दे। कंडीशन नंबर 1 कि उसकी जॉब प्रोफाइल वही होनी चाहिए जो एक्ट में लिखी है। कंडीशन नंबर 2 कि वो एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर्ड होनी चाहिए। रजिस्टर्ड मतलब है कि वो उन नियमों को मानती हो। कंडीशन नंबर 3, एम्प्लॉय का 5 साल से ज्यादा वहां कंटिन्यूस सर्विस देना जरूरी है। मान लीजिए एक एम्प्लॉय 4 साल काम करता है, फिर 1 महीने जॉब छोड़ के दोबारा कंटिन्यू करता है, तो ऐसे में उसका कंटिन्यूएशन दोबारा जीरो से स्टार्ट किया जाएगा। वो 4 साल बेकार के चले गए, तो कंटिन्यूस 5 ईयर की सर्विसेज होनी चाहिए। तो ऐसे में आपका एम्प्लॉयर आपके ऑफिस छोड़ते वक्त या फिर रिटायरमेंट के वक्त आपको एक लमसम अमाउंट पे करता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेच्युटी बोलते हैं। ठीक है, अभी क्योंकि हम रिटायरमेंट बेनिफिट की बात कर रहे हैं तो यानी रिटायरमेंट्स की बात करेंगे, तो चलो पहले जितना मैंने आपको पढ़ाया उतना मैं आपको रीड करवा दूं। देखिए यहां पर लिखा है ग्रेच्युटी टू एम्प्लॉय इंगेज्ड इन फैक्ट्री। अच्छा, वो रजिस्टर्ड एस्टैब्लिशमेंट क्या हो सकती है? फैक्ट्री हो सकती है, वो माइंस हो सकती है जहां पर रेट माइनिंग वगैरह की जाती है, खदानें वगैरह में काम होता है, कोयले की खदानें हो गई, जमीन के अंदर कोई खनिज पदार्थ निकालने की लोग प्रीशियस मेटल्स निकालने की बात आ गई, तो ऐसे ऐसे माइंस में जो लोग काम कर रहे हैं उनको कवर किया गया है। या ऑयल फील्ड्स हैं जहां पर क्रूड ऑयल्स वगैरह निकाले जा रहे हैं, बैरल्स के हिसाब से उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा रहा है। फिर आपका प्लांटेशन, जहां पर प्लांटेशन वगैरह की जा रही है। पोर्ट्स हो गए, बंदरगाह हो गए, बंदरगाह जैसे आपने सुना होगा जैसे श्रीलंका का हमंता जो पोर्ट है तो उस पर चाइना ने कब्जा किया, बट उसकी जब बनवाई स्टार्ट हुई थी तो भारत ने स्टार्ट की थी, बट उन्होंने वो ठेका किसी और को दे दिया। मान लीजिए वो ठेका हमको मिला होता तो वो पोर्ट पे जो लोग काम कर रहे हैं हम उनको उसमें कवर कर लेते। ऐसे ईरान है, ईरान के अंदर हमने क्या कर रखा है, हमने 100 साल का लीज एग्रीमेंट बनवा रखा है, वैसे वो हर 10 साल पे रिन्यू होता है, तो उसका पूरा ठेका हमने ले लिया, उसको पूरा डेवलप हम करेंगे, तो उसमें जो लोग काम कर रहे होंगे तो वो हमारे ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड होंगे, क्योंकि जो पोर्ट्स हैं वो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड हो रहा है। ठीक है, फिर रेलवेज हो गया, रेलवेज में काम करने वाले जो कर्मचारी हो गए, फिर कंपनीज हो गई, कंपनीज में प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट निधि, कोई भी टाइप की कंपनी हो सकती है इसके अंदर। शॉप्स हो गई, शॉप्स के साथ अदर इस्टेब्लिशमेंट होगी, लेकिन याद रहे जब मैं शॉप और इस्टेब्लिशमेंट की बात करता हूं तो ये वही शॉप कवर होंगी जिनके यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 10 या 10 से ज्यादा होते हैं। अगर 10 से कम है तो उनको ग्रेच्युटी एक्ट में कवर होने की कोई जरूरत नहीं है, उनको अपने एम्प्लॉयज को कोई एक्स्ट्रा पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। बट यदि आपकी शॉप में 10 से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है तो ऐसे केस में आप एक रजिस्टर्ड स्टैब्लिशमेंट बन जाते हो और आपको भी अपने एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट के वक्त क्या देना पड़ेगा, ग्रेच्युटी देना पड़ेगा। यहाँ पर एम्प्लॉय का मतलब क्या है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन एक्सेट्रा, ये सब क्या होंगे, हमारे एम्प्लॉयज होंगे। तो बताओ आपको समझ आया? तो ग्रेच्युटी के लिए बकायदा एक्ट कौन सा है, ग्रेच्युटी एक्ट 1972, ग्रेच्युटी एक्ट 1972 बनाया गया। ठीक है, तो आपको चीज क्लियर हो गई? यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गई है। तो अभी तक क्या पढ़ा, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। देखिए जब एक इंसान रिटायर होता है तो उसको एक एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है जिसको हम ग्रेच्युटी के नाम से जानते हैं। ग्रेच्युटी के लिए रजिस्टर्ड एस्टैब्लिशमेंट होनी चाहिए और एम्प्लॉय भी हमारा रजिस्टर्ड ही होना चाहिए, मतलब वही पगडंडों पर खड़ा होना चाहिए। लगातार 5 साल की सर्विसेज उसने दी हो तो रिटायरमेंट के वक्त उसको एक लमसम अमाउंट दिया जाता है जिसको हम ग्रेच्युटी बोलते हैं। अब सुनिए टैक्स का पार्ट। अभी तक तो मैंने आपको बेस बनाया कि ग्रेच्युटी क्या होती है। देखिए जब ग्रेच्युटी का अमाउंट मिलता है, मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने 10 साल काम किया तो 10 साल काम करने के बाद उसको हर साल के हिसाब से ग्रेच्युटी 10 सालों का इकट्ठा एक बार मिलेगा। तो आपको नहीं लगता कि 10 सालों की ग्रेच्युटी अमाउंट आपको रिटायरमेंट पे मिलेगी तो बहुत बल्क अमाउंट होगा? यस सर, हमें तो लगता है। अब क्योंकि वो बल्क अमाउंट होगा तो उसके ऊपर जो स्लैब रेट है वो हायर वाला लगे, नहीं लग गया? हाँ सर, हायर वाला लग गया। तो ऐसे में बेचारे उसकी क्या गलती? अब एम्प्लॉय सरकार को बोले, सरकार मेरी बात को ध्यान से सुनो, सरकार अगर यही ग्रेच्युटी आपने मेरी ऑफिस के टाइम पर दी होती, जब मैं जॉब कर रहा था, हर साल अगर मुझे टुकड़ों में दी होती तो मेरा स्लैब हो सकता था कि 5-20 के अंदर होता, लेकिन आपने रिटायरमेंट के वक्त जो ग्रेच्युटी मिली उस पर इकट्ठा टैक्स लगा दिया, जिस कारण से सरकार मेरा स्लैब 30% पे पहुंच गया। और सरकार ऐसा लगता है इस पे तो सरचार्ज भी लग जाएगा। सर मैं इतना टैक्स कैसे दे पाऊंगा? सर बताओ मेरी क्या गलती, मेरा रिटायरमेंट बुढ़ापे की दहलीज पर हूँ, सरकार मैं क्या करूँ? सरकार ने कहा बेटा तथास्तु। तथास्तु मतलब बुढ़ा रहेगा? अरे नहीं, तथास्तु का मतलब ये हुआ कि सरकार कह रही है टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ है, हम पूरे ग्रेच्युटी को टैक्स नहीं करेंगे, हम उस ग्रेच्युटी का एक सर्टेन अमाउंट तुम्हारा माफ करवा देंगे, यानी एग्जम्प्ट करवा देंगे। अच्छा सर, एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट, अरे क्या हो गया सर?
जवान अटक गई बीच में? नहीं नहीं, मैं एग्जाम्प्ट बोला, मुझे सेक्शन याद आ रहा है। आप लोग बताएंगे कौन सा सेक्शन? सेक्शन नंबर 10। इनकम टैक्स में जब भी एग्जाम्पशन की बात होगी सेक्शन 10 का जिक्र होगा। इसीलिए ग्रेचुटी का जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। 10 10 10 10 10 10 बोले तो ग्रेचुटी 10 10 10 10 ग्रेचुटी। बोलो बात समझ रही है? तो आपको लॉजिक समझ आया कि जो ग्रेचुटी का अमाउंट आपको रिटायरमेंट पर एक मुश्त दिया जाएगा उस पर पूरा पूरा टैक्स नहीं किया जाएगा, सरकार उसमें आपको कुछ एग्जाम्पशन दे देगी। और क्यों देगी एग्जाम्पशन? क्योंकि सरकार ये बोलती है कि आपको इकट्ठा बल्क में पैसा मिला है तो इससे आपका जो स्लैब रेट है वो हाई हो जाएगा। अब हाई हो जाएगा तो आपको दिक्कत होगी, तो ऐसे में वो प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े, इस वजह से हम आपको सर्टेन एग्जाम्पशन दे देते हैं अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। बोलो क्लियर है? अब पता है ये वाले नोट आपको अभी नहीं समझ आएंगे, ये अभी नहीं समझ आएंगे। जब मैं यहाँ पर एक चार्ट बनाऊंगा ना तब आपको वो चीज़ क्लियर होगी वो नोट वगैरह क्या है। तो चार्ट बनाए, चलिए ठीक है सर। अभी बेस तो आपका बन गया ना, ग्रेचुटी क्या होता है? ये सर बेस बिल्कुल बन गया, आप प्लीज आगे चलिए। ठीक है दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे ग्रेचुटी की। लो सुनहरे शब्दों में यहाँ पर लिखता हूँ ग्रेचुटी, GRATUITY, ठीक है ग्रेचुटी। देखिए ग्रेचुटी को लेकर जब हम बात करेंगे अपने पास, तो ग्रेचुटी मैंने आपको बता दिया ये एक तरह का रिटायरमेंट बेनिफिट होता है। ठीक है, जब भी एम्प्लॉय 5 साल से ज़्यादा काम करता है तब उसे मिलता है। अब होता क्या है कि कुछ एम्प्लॉय तो रिटायरमेंट से पहले ही ऑफिस छोड़ जाते हैं और वो अपने एम्प्लॉयर से बोलते हैं भाई देखो 5 साल से ज़्यादा हो गए काम करते हुए, मैं तो अब कहीं और जॉब करूँगा, रिटायर की तो एज ही नहीं अभी, तो अब क्योंकि मैं जा रहा हूँ तो मुझे क्या दे दो? ग्रेचुटी। इसका मतलब एक इंसान ग्रेचुटी का अमाउंट अपने एम्प्लॉयर से एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी मांग सकता है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट भी मांग सकता है और एट द टाइम ऑफ डेथ भी मांग सकता है। एक मिनट सर, डेथ? अरे उसके घर वाले मांगेंगे ना। हाँ हाँ अब क्लियर है, ठीक है। यानी कि ग्रेचुटी का जो अमाउंट है ना वो एक इंसान मांग सकता है एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब वो जॉब कर रहा है उस वक्त वो ग्रेचुटी का अमाउंट मांग सकता है, एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो मांग सकता है, ठीक है। या फिर वो ग्रेचुटी का अमाउंट कब लेगा? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब उसकी क्या हो रही हो? रिटायरमेंट हो रही हो, या फिर उसकी क्या हो गई हो? डेथ हो गई। तो डेथ के केस में उसके जो लीगल हायर्स होंगे, जो नॉमिनीज वगैरह होंगे, वो डिमांड करेंगे। यस सर, हमें बिल्कुल ये चीज़ समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए, अगर मान लीजिए आपको एम्प्लॉयमेंट के दौरान ग्रेचुटी डिमांड करनी है, अभी आप रिटायर नहीं हुए बट अभी आप जॉब कर रहे हो, बट जॉब प्रोफाइल अपनी चेंज कर रहे हो और उस प्रोफाइल में काम करते हुए 5 साल से ज़्यादा हो गया, तो आपने अपने एम्प्लॉयर को बोला मुझे ग्रेचुटी का पैसा दो, वो आपको पैसा लमसम दे भी देगा। याद रहे, जिस वक्त आप ड्यूरेशन में एम्प्लॉयमेंट में हो और आपको ग्रेचुटी मिली है, इट विल नेवर बी एग्जाम्प्ड, दिस इज फुल्ली टैक्सेबल। सर रीजन, एग्जम्पशन क्यों नहीं मिल रही? भाई तुम रिटायरमेंट के स्टेज पर ही नहीं हो ना, तुमने तो बिफोर रिटायरमेंट आपने ले ली। सरकार तो रिटायरमेंट्स वालों को बेनिफिट दे रहा है, सरकार कह रही है आपकी वो एज हो गई तो हम आपको रिलैक्सेशन देंगे, क्योंकि एज का ख्याल भी तो रखना है। अभी तो आपकी एज ही नहीं हुई है भाई और आपने रिटायरमेंट का पैसा पहले ही ले लिया, तो ऐसे में तो भाई जब तुम इतने यंग ब्लड हो तो भैया टैक्स तो दे ही सकते हो, तो इसलिए तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। यानी एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट इट इज फुल्ली टैक्सेबल। बताइए क्या होगा? इट इज फुल्ली टैक्सेबल, ये पूरी तरीके से टैक्स होगा, नथिंग विल बी एग्जाम्प्ट, अ सिंगल पेनी ऑफ रुपीज विल नेवर बी एग्जाम्प्ट, यहां पर कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। बट जब आपको रिटायरमेंट या डेथ के वक्त ग्रेचुटी मिलती है, यस नाउ यू आर एलिजिबल टू क्लेम योर डिडक्शन और एग्जाम्पशन अंडर 1010। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, आई एम गेटिंग योर पॉइंट। अब देखिए, अब रिटायरमेंट के टाइम जब आपको ग्रेचुटी मिलेगी तो डिपेंड करता है कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, यानी आपका एम्प्लॉयर कैसा था या आपका स्टेटस कैसा था। तो देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें आएंगी, यहाँ पर कितनी चीज़ें आएंगी? 2 चीज़ें। हो सकता है कि आप एक गवर्नमेंट होल्डर हो, ठीक है, जिसकी अपनी क्या हो? गवर्नमेंट जॉब हो। तो देखिए, अगर आप गवर्नमेंट प्रोवाइडर हो, गवर्नमेंट में कौन सी? या तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉय हो, और आपका हो रहा है रिटायरमेंट या आपकी हो गई है डेथ, तो उस केस में दिस इज फुल्ली एग्जम्प्ट, नथिंग विल बी टैक्सेबल, दिस इज फुल्ली एग्जम्प्ट। बताइए बात समझ रही है? ये सर हमें बिल्कुल समझ आएगी, फुल्ली क्या हो जाएगा? हमारा एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है।
बताइए कोई डाउट? नहीं सर, अभी कोई डाउट नहीं है। और ये एग्जम्प्ट किस सेक्शन में होगा? दिस इज अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 1, ठीक है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 1 के अंदर ये क्या हो जाएगा? फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। बताइए यहां तक कोई डाउट? नहीं सर, यहां तक कोई डाउट नहीं है। आगे चलिए। चलो, अब इसके बाद क्या होता है कि अब ये तो थे हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में तो गवर्नमेंट ने इतनी रिलैक्सेशन दे रखी है ना कि मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ऐसा फील आएगा आपको कि यार गवर्नमेंट जॉब हो तो टैक्स कितना बचेगा। पहले सरकार खुल के सैलरी देती है, फिर टैक्स में भी रिलैक्सेशन मिलती है। जो प्राइवेट वाले हैं वो बेचारे, उनको ढंग से जॉब भी नहीं मिलती है और सरकार बच्ची कुछ उनसे टैक्स ले लेती है। तो अब बात करेंगे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, ठीक है। यहाँ आपको चीजें ज्यादा दिमाग से सोचनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर बात करेंगे अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉय। अब हम अदर देन की बात कर रहे हैं, इन सबको छोड़कर। लो भाई, अदर देन की बात करते हैं। अब अदर देन में क्या होता है, सुनिए ध्यान से। अब अदर देन में ना कभी कभी एम्प्लॉयर बहुत भला इंसान होता है। सर कौन सा एम्प्लॉयर भला इंसान होता है, जरा आप हमें ये बताइए। देखिए कभी कभी एम्प्लॉयर को ऐसा लगता है कि जो लोग काम कर रहे हैं तो वो भी इंसान। तो एम्प्लॉयर के पास अगर 10 लोगों से ज़्यादा की संख्या नहीं भी है ना, तो भी वो इनको ग्रेच्युटी दे देता है। देखिए कुछ शॉप वाले होते हैं जो ये बोलते हैं ग्रेच्युटी एक तो उन पर लगता है जहां पर 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हो, तो मेरे यहाँ तो 3 लोग काम कर रहे हैं तो मैं क्यों ग्रेच्युटी दूं। और बात सही है, वो नहीं दे सकता ग्रेच्युटी, बट अगर वो चाहता है देना तो कोई गलत चीज़ नहीं है, वो दे सकता है। लेकिन आप मुझे बताइए क्या वो कवर्ड था ग्रेच्युटी एक्ट में? नहीं था, बट फिर भी वो क्या दे रहा है? ग्रेच्युटी। तो भाई दो तरह के इंसान होते हैं, एक वो जो कवर्ड होने के बाद ग्रेच्युटी देते हैं, एक वो भले इंसान जो कवर्ड नहीं है फिर भी देखो वो ग्रेच्युटी दे रहे हैं क्योंकि उन्हें एम्प्लॉय का ख्याल है, क्योंकि उन्हें अपने एम्प्लॉयज का बहुत अच्छे से ख्याल है। यस सर, अभी क्लियर हो गया। तो ग्रेच्युटी वाले केस के अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो जो कवर्ड हो रहे हैं हम उनकी बात करेंगे और एक जो कवर्ड नहीं हो रहे हैं हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 ये बोलेगा कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी, कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के ग्रेच्युटी एक्ट में आप कवर्ड होते हैं। तो आपके साथ टैक्स ट्रीटमेंट कुछ इस तरीके से किया जाएगा, ये अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट 1972, या आप हो सकता है नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट 1972 कि आप कवर नहीं है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। देखिए यदि अगर आप ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है उसके बाद आपको ग्रेच्युटी मिलती है तो एग्जम्पशन जो होगी ना, जो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग होगी उतना पार्ट आपका एग्जम्प्ट होगा। अभी प्लीज ध्यान से सुनते रहना, समझाने के लिए मुझे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन उठाना पड़ेगा, बट अभी सुनिए प्लीज, ठीक है। मैं इस वाली चीज को थोड़ा सा इस साइड लिखूंगा क्योंकि मुझे बोर्ड का उस साइड हमें थोड़ा और चाहिए, ठीक है। देखिए अगर आप ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है और आपको ग्रेच्युटी मिलती है तो 3 में से जो सबसे कम अमाउंट होगा उतना तुम्हारा एग्जम्प्ट हो जाएगा, उतना पार्ट तुम्हारा एग्जम्प्ट है, यानी उस पर तुम्हें टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं लिखूंगा लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जम्प्ट, विल बी एग्जम्प्ट। जो भी इनमें से कम होगा वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा। कौन से सेक्शन में एग्जम्प्ट होगा? वो एग्जम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 क्लॉज 2 के अंदर, क्योंकि क्लॉज 1 तो ये रहा, क्लॉज 2 ये रहा, ठीक है। जो भी तीनों में से क्या होगा? कम होगा, उतना पार्ट आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जितना तुमको ग्रेच्युटी मिला या तो हो सकता है वो पूरा पूरा माफ हो जाए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसकी मैक्सिमम सीलिंग है 20 लाख की, कि 20 लाख से ज्यादा तो तुम्हारा ग्रेच्युटी कभी आजीवन माफ नहीं करेंगे। 20 लाख मैक्सिमम है, स्टैट्यूटरी लिमिट कितनी है? 20 लाख। हो सकता है एमसीक्यू में कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितनी मिलती है, एग्जम्पशन कितनी मिलती है? आंसर इज 20 लाख। 20 लाख से कभी ज्यादा नहीं मिलेगी अदर, ठीक है। और थर्ड है, अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, एक साल में
कितने महीने? 12 महीने। 12 महीने में एक्टिव दिन कितने होते हैं? सर एक्टिव मतलब जिसमें आप काम करते हैं भाई, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं लगभग ऑन एन एवरेज। तो 4 हफ्ते में तो 4 संडे आ जाते हैं ना। तो अगर मैं 30 दिन का एवरेज मानूं, एक महीने में 30 दिन होता है, उनमें 4 संडे निकाल दो, कितने बचे? 26। तो कुल मिला के 26 दिन होते हैं, जिसमें आप वर्किंग डे बोल सकते हो, है ना। उसका आधा कर दो, यानी एक महीने का आधा 15 दिन, यानी 15 डिवाइडेड बाय 26 इनटू में सैलरी, इनटू में सैलरी, यानी कि तुम्हारा हम एग्जम्प्ट करवा देंगे ग्रेचुटी 15 दिन की सैलरी। एक साल में जो भी ग्रेचुटी मिलेगी उसमें 15 दिन की सैलरी तुम्हारी माफ करवा देंगे ग्रेचुटी से, इनटू में नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ, इनटू में करेंगे नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विसेज और पार्ट देयर ऑफ, और पार्ट देयर ऑफ। तो देखिए 15/26 इनटू में सैलरी, इनटू में नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ। सर ये क्या है नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस? अब देखिए, मान लीजिए एक एम्प्लॉय को काम करते हुए 30 साल 10 महीने 2 दिन हुए, 30 साल 10 महीने 2 दिन हुए, तो हम इसको राउंड फिगर करके 31 ईयर कर देंगे, क्योंकि जो पार्ट देयर ऑफ लिखा है ना, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई 6 महीने या उससे ज़्यादा दिन रहा है तो उसको पूरा हम 1 साल कंसीडर कर लेंगे। अभी मैंने एग्जांपल दिया था 30 साल 11 महीने 2 दिन, तो ये जो 11 महीने है ना, ये 6 महीने से तो ज़्यादा है ना, तो उसको पूरा 1 ईयर कंसीडर कर लो, ठीक है। तो तुमने जितने साल सर्विसेज किए उसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 15 दिन की सैलरी। यहाँ पर सैलरी का जो मीनिंग है, यहाँ पर जो सैलरी का मीनिंग है, दैट इज बेसिक पे, दैट इज बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस। कोई फॉर्मिंग और मीनिंग, सारा का सारा डी कवर होगा इसके अंदर, ठीक है। बेसिक पे और डीएनएस अलाउंस को अगर हम जोड़ दें तो हमको हमारी सैलरी का अमाउंट मिल जाएगा। भाई देखिए, आपको जितनी भी ग्रेचुटी मिली ना, उस ग्रेचुटी में से इन तीनों का जो सम करोगे, सम मतलब तीनों को देखोगे, जो सबसे कम होगा उतने की तुमको क्या मिल जाएगी? एग्जम्पशन मिल जाएगी। उतने की क्या मिल जाएगी? तुम्हें एग्जम्पशन मिल जाएगी। आ रही बात समझ रहे? यस सर। एक बार फिर बता दो, एक बार फिर से सुन लो। देखिए, ग्रेचुटी जो होती है अगर आपको एम्प्लॉयमेंट के वक्त मिलती है, फिर चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ये फुल्ली टैक्सेबल होगा। ये क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर आपको रिटायरमेंट या डेथ के वक्त की ये ग्रेचुटी मिली है तो ये देखा जाएगा कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो ये फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 1 के अंदर। लेकिन आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो ये चेक किया जाएगा कि जो तुम्हें ये ग्रेचुटी मिल रही है, क्या ये तुम्हारा एम्प्लॉयर इस वजह से दे रहा है क्योंकि वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड हो रहा है, या वो इसलिए दे रहा है क्योंकि वो कवर नहीं हो रहा बट फिर भी वो दिल से देना चाहता है। तो कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट 1972 और नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट 1972। यदि आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है तो जितना भी तुमको ग्रेचुटी मिला है उसमें से तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट होगा उतने की तुम्हें डिडक्शन मिल जाएगी। पहला अमाउंट है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड अंडर ग्रेचुटी, दूसरा मैक्सिमम 20 लाख और तीसरा 15/26, एक महीने में 15 दिन की सैलरी इनटू में सैलरी। और जितने साल आपने जॉब किया है और पार्ट देयर ऑफ, 6 महीने जॉब किया है तो उसको 1 साल कंसीडर कर लेंगे, या उससे ज्यादा किया है तो भी 1 साल कंसीडर कर लेंगे, इनटू में नंबर ऑफ कंप्लीटेड और सर्विस और पार्ट देयर ऑफ। तीनों में से जो सबसे कम होगा उतने की आपको हम क्या दे देंगे? एग्जम्पशन दे देंगे। बोलो बात समझ रही है? यस सर। और आपको एक बात बताऊं, जो एग्जम्पशन इसमें दी जाएगी वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 2 के अंदर दी जाएगी। 10-10-2 ऐसे समझ लो। अब पता है, इस वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक न्यूमेरिकल करवाना पड़ेगा, उस न्यूमेरिकल से ही आप चीज़ों को समझ पाओगे। तो न्यूमेरिकल का थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। अगर आपको अभी 50% भी समझ आ गया ना तो न्यूमेरिकल से पूरा 100 हो जाएगा। अभी एक बार वो वाला भी लिखवा दूं, फिर आपको मैं नोट करने के लिए दे दूंगा, इसके बाद आप क्या करना? न्यूमेरिकल कर लेना, ठीक है। आओ जरा, टेंशन मत लो, सैलरी चैप्टर में अब आप आ चुके हो अच्छे से, और मैं आपको अच्छे से कराऊंगा, टेंशन मत लो, आराम से करेंगे, जल्दी किसी बात की है, ठीक है। आओ, अगर वो कवर नहीं हो रहा ग्रेचुटी एक्ट में तो क्या करेंगे? तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जाम्ड, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जाम्ड, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगा लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जाम्ड। जो भी इनमें से कम होगा उतना हम क्या कर देंगे? एग्जाम्ड कर देंगे। अंडर सेक्शन, कौन से सेक्शन में? 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 3, 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 3 के अंदर। देखिए 10(1) ये है, 10(10)(2) ये है,
10-10-3 ये रहा, बड़ा ही सीक्वेंस में चल रहा है, ठीक है। तो कितना एग्जाम करेंगे, सबसे पहले तो आपको वही याद आएगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। दूसरा आपका आ जाएगा ₹20 lakhs, दूसरा क्या आएगा आपका ₹20 lakhs, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, नहीं सर, तो 20 लाख की लिमिट तो यहां भी है। और तीसरा आपका आ जाएगा जो ये 15/26 आपने लिखा है ना, इसमें 4 संडे एक्सक्लूड कर दिए, वहां पर 4 संडे एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, वहां 15/30 हो जाएगा। आपको मैं एक बात बताऊं, एक बात बोलूं, ये देखिए, अगर मैं आपको बोलूं 1/2 को डिवाइड करो और मैं बोलूं 1/3 को डिवाइड करो, बताइए 1/2 को डिवाइड करके आंसर कितना आएगा 0.5, और 1/3 को करके कितना आएगा 0.33। यानी मैंने देखा ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो रिजल्टिंग फिगर छोटा आता है। आप देखिए 2 है ना और 3 है, डिनोमिनेटर कौन सा बड़ा है, 3 वाला, रिजल्टिंग फिगर देखो छोटा है। डिनोमिनेटर जितना छोटा होता है रिजल्टिंग फिगर उतना ही छोटा आता है। आ रही बात समझे। आप यहाँ देखिए, यहाँ 26 है, अगर मैं वहां बोलूँ 15/30 है, तो बताइए ये अमाउंट कहाँ ज़्यादा आएगा, इस वाले में ज़्यादा आएगा, 15/26 में ज़्यादा आएगा, 15/30 में अमाउंट कम आएगा। तो यही वहाँ पर एक छोटी सी गवर्नमेंट ने पेनल्टी दे दी कि यहाँ पर तुम्हें एग्जाम्शन ज़्यादा देंगे अगर वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड हो रहा है। बट अगर वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी तुम्हारा एम्प्लॉयर तुमको ग्रेचुटी दे, तो पहले तो तुम्हें वही फायदा हो गया, तो यहाँ पर अब तुम्हें बेनिफिट ज़्यादा नहीं देंगे एग्जाम्शन का। तो यहाँ पर 15/26 4 संडे को एक्सक्लूड किया गया, बट वहाँ पर संडे इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है। तो 15/30 हो जाएगा। 15 डिवाइडेड बाई 30 इंटू में सैलरी, इंटू में सैलरी, और इंटू में करेंगे नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। लेकिन मैंने वहां पर ना पार्ट देयर ऑफ नहीं लिखा, वहां पे पार्ट देयर ऑफ नहीं लिखा। वहां अगर तुमने जॉब 20 साल 11 महीने 2 दिन की है तो तुम्हारा 20 साल ही काउंट होगा, 21 साल काउंट नहीं किया जाएगा। सर मान लीजिए 20 साल 11 महीने 29 दिन काम किया, सिर्फ 2 दिन रह गए थे 12 साल होने में, तो भी तुम्हारा 11 ही साल काउंट होगा, क्योंकि वहां पार्ट देयर ऑफ नहीं है। और पहले गवर्नमेंट कह रही है हम तुम्हें एग्जाम्पशन क्यों दें, जब ग्रेजुएट में कवर नहीं थे फिर भी तुम्हें मिल रही है, तुम्हें तो ऐसी फायदा हो रहा है, तो तुम्हें डबल फायदा क्यों दे, सीधी बात है, ठीक है। लेकिन इसमें जो सैलरी है ना, वो सैलरी ऐसी वाली नहीं, बेसिक पे डीए वाली, वो सैलरी थोड़ी अलग है। वहां पर सैलरी कितनी है सर, यहां पर पहली बार जो सैलरी है ना, वो सैलरी नहीं, एवरेज 10 मंथ सैलरी है। तो मैं अभी ना इससे सैलरी को हटा के पहले पूरा लिख देता हूं जिससे आपको डाउट ना आए। एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स, एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स। हियर सैलरी मींस व्हाट, बेसिक पे, डीए का फॉर्मिंग जो आपका इफ में आता है, प्लस कमीशन अगर परसेंटेज में है तो, ठीक है। तो यहां सैलरी का मीनिंग आएगा आपका बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस का फॉर्मिंग पार्ट और कमीशन अगर वो परसेंटेज में है तो। फॉर्मिंग समझ लो ना, डीए का वो पार्ट जो आपको रिटायरमेंट पर मिलेगा उसको हम फॉर्मिंग पार्ट बोलते हैं। तो बेसिक पे, डीए का फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन अगर वो परसेंटेज में, इन तीनों को जोड़ेंगे तो सैलरी आएगा। और जिस वक्त वो रिटायर हो रहा है उसके पीछे के 10 महीने की एवरेज सैलरी निकालेंगे। यहाँ वाली सैलरी के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं था, यहाँ तो ये था जिस वक्त आप रिटायर हुए उस महीने आपकी जो सैलरी थी उसको लिया जाएगा। बट जब आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं होते तो जो सैलरी लिया जाता है वो 10 महीने की एवरेज सैलरी ली जाती है। जिस वक्त आप रिटायर हो रहे हो उसके पीछे के जो 10 महीने होता है उनकी एवरेज सैलरी ली जाती है। बाकी क्वेश्चन से आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी, अभी उतनी क्लैरिटी नहीं होगी, क्वेश्चन से ज्यादा क्लैरिटी होगी, ठीक है। अभी मैं साइड हो रहा हूं, ठीक है, पहले इसको मैं हटा देता हूं और आप इसको देख लो, ठीक है। उसके बाद मैं आपके सामने न्यूमेरिकल्स करूंगा, तो न्यूमेरिकल से ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो और भी ज्यादा आपके डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी साइड हो रहा हूं, जल्दी से अगर नोट करना हो तो नोट कर लो, वैसे तो मैं आपको नोट्स देता ही हूं। लेकिन उससे पहले ना एक चीज मैं आपको और कराना चाहूंगा, ये जो नोट्स हैं ये नोट्स आपको पहले मैं करा देता हूँ, उसके बाद नोट कर लेना, ठीक है। देखिए नोट्स, तो हमने देखा ग्रेचुटी क्या है, एक रिटायरमेंट बेनिफिट है जो कब मिलता है, रिटायरमेंट के वक्त मिलता है। तो वही लिखा हुआ है, ग्रेचुटी इज अ ग्रेचुटियस पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ लीविंग द जॉब इन रिकॉग्निशन ऑफ मेरिटोरियस सर्विसेज and the association of employee with the institution with an enacted of payment of gratuity act 1972 it become a statutory obligation on the part of employer। ये लाइन ना बहुत क्रिस्पी तरीके से दे रखी है और मैं उम्मीद करूंगा इसको हम एक एक लाइन बाई लाइन समझेंगे और दिमाग में सेट करेंगे, ठीक है। सुनो देखो,
यहाँ लिखा हुआ है ग्रेचुटी एक ग्रेटिशियस पेमेंट है, मतलब जो आपने अपनी पास्ट परफॉर्मेंस दी है, इतना आपने मेहनत किया है कंपनी के लिए, आज कंपनी को अपने इस मुकाम पे पहुंचाया है, उस मेहनत का ही ये आपका एक मेहनताना है जो आपको दिया जाता है एम्प्लॉयर की साइड से। कौन देता है बताइए? एम्प्लॉयर देता है। किसको देता है? एम्प्लॉय को देता है। किसको देता है बताइए? एम्प्लॉय को देता है। एट द टाइम ऑफ लीविंग द जॉब, जब वो जॉब को छोड़ रहा होता है, या रिटायरमेंट के वक्त, या डेथ के वक्त। ठीक है, तो वो लिखा है लीविंग द जॉब इन रिकॉग्निशन टू द मेरिटोरियस सर्विसेज, और ये उसकी लाइफ में यादगार मोमेंट होता है कि जब मैं जा रहा था तो वहाँ सब रो रहे थे मेरी यादों में, और मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए थे। तो ये बहुत ही एक प्रीशियस मोमेंट होता है। And the association of employees with the institution with the enacted of payment of gratuity Act 1972, और ये सब एम्प्लॉयर इसलिए करता है क्योंकि उस बेचारे के लिए ये ऑब्लिगेशन है करना कि उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि कानून में ऐसा लिखा हुआ है, लेबर लॉज में ये ऐसे लिखे हुए हैं। अगर ऐसा वायलेशन करेंगे तो आपको, मैंने सेक्शन 9 तो पढ़ा ही था कि उसको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग, और उसको 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। तो ये एक पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट का मतलब कंपलसरी प्रोविजन है कि आपको देना ही पड़ेगा। इट बिकम ए स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन एट द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर की साइड से ये देना कंपलसरी है। बोलो ये पैरा समझ आए? यस सर। सेकेंड पैरा देखिए, सेकेंड पैरा क्या बोलता है कि अब एक बात बताइए, क्या इंसान जब 60 साल की एज में रिटायर होता है तो क्या वो काम करने लायक नहीं होता? देखिए सर, हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अपना अलग होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि 60 साल के बाद जब इंसान रिटायर हो तो वो पूरी तरीके से बूढ़ा हो चुका है, ऐसा नहीं है, क्योंकि एज इज़ जस्ट अ नंबर। आपके अंदर जिस दिन सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी, आप उसी दिन बूढ़े हो जाओगे। तो बुढ़ापे की कोई अपनी एज नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो 80-80 साल के हैं, लेकिन जब आप उनसे बात करोगे इतना आपको अच्छा फील होगा, इसलिए यार कितने यंग और मतलब कितनी अच्छी सोच है इनकी। तो एक इंसान जब बूढ़ा होता है तो वो कब होता है? अपनी सोच से बूढ़ा होता है। जब वो सोच उसकी खत्म हो जाती है अपर जाने की, तो समझो बूढ़ा होना शुरू है। फिर वो किसी भी एज में हो सकता है। खैर मैंने ज़्यादा ही वो एक्सपीरियंस को टास मार दिया आपको, बट ऐसा नहीं है। मेरी बात को ध्यान से समझना कि जब एक इंसान रिटायर होता है तो इसके बावजूद वो अपनी एक जॉब से रिटायर होता है, बट उसको अपनी लाइफ तो सर्वाइव करनी है, घर का खर्चा भी चलाना है, खाली इस पैसे से थोड़ी घर चल जाएगा। तो वो साइड बाय साइड क्या करता है, दूसरे एम्प्लॉयर के पास जॉब पकड़ लेता है। अब हो सकता है दूसरे एम्प्लॉयर वाले के पास उसने बताया कि मैं पहले रिटायर हो चुका हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है तो आप ये वाली जॉब कर सकते हो, बट सिर्फ 5 साल, मतलब 65 साल तक ये और जॉब आप कर सकते हो। तो पहले मैं एक एम्प्लॉयर के पास था 60 साल तक, वहां से मुझे ग्रेचुटी मिली। जब मैं सेकंड एम्प्लॉयर के पास आया तो मैंने वहां भी 5 साल काम किया, उसके बाद रिटायर हुआ वहां से 65 साल की एज में, तो मुझे वहां से भी ग्रेचुटी मिलेगी। अब जब आपकी ग्रेचुटी मिलेगी ना, और आप ये वाली कैलकुलेशन करोगे, तो जो पहले वाले एम्प्लॉयर से आपको ग्रेचुटी में एग्जम्पशन मिली ना, वो एग्जम्पशन इस 20 लाख से माइनस कर देना सेकेंड टाइम की कैलकुलेशन में। सर थोड़ा सा एग्जांपल दे दोगे? और यस बिल्कुल दे दूंगा। मान लीजिए मैं एबीसी कंपनी में काम करता था और वहाँ रिटायरमेंट थी 60 साल पे, मेरी 60 साल हो गए और मैं वहाँ से रिटायर हो गया, और मुझे वहाँ से जो ग्रेचुटी मिली है वो मिली है 10 लाख रुपीज़। कितनी? 10 लाख। बट जब मैंने उस टाइम कैलकुलेशन की तो मेरा सिर्फ 3 लाख एग्जाम्प्ट हुआ। ग्रेचुटी कितना एग्जाम्प्ट हुआ? 3 लाख। 7 लाख बचा हुआ क्या हो गया? टैक्स हो गया। तो यानी मैंने एम्प्लॉयर नंबर 1 फॉर्मर एम्प्लॉयर से अपना ग्रेचुटी का एग्जम्पशन कितना ले लिया? 3 लाख। तो जब मैं सेकंड एम्प्लॉयर के पास जॉब करूंगा और मुझे वहां से भी क्या मिल रहा है? रिटायरमेंट के वक्त ग्रेचुटी मिल रही है, तो उस वक्त जब मैं सेम कैलकुलेशन दोबारा करूंगा तो जो 20 लाख की एग्जम्पशन लिमिट है वो 3 लाख की एग्जम्पशन लिमिट से कम होकर 17 लाख हो जाएगी, क्योंकि आज जीवन आपको 20 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से के साथ रिटायर होते हैं तो ये 20 लाख का जो अमाउंट है वो हर एम्प्लॉयर के पास से क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। जितने आप एग्जम्पशन ले चुके हो वो 20 लाख से माइनस हो जाएगी। आपने जो एग्जाम्पल लिया था उसके अंदर याद है एम्प्लॉयर नंबर 1 से एग्जम्पशन कितनी मिली थी? 3 लाख। अरे मैं ग्रेचुटी 10 लाख की बात नहीं कर रहा, डिडक्शन की बात कर रहा हूँ, एग्जम्पशन की बात कर रहा हूँ। कितनी मिली थी? 3 लाख। तो अगली बार तुम्हारा ये जो 20 है ना, ये 17 लाख हो जाएगा, 3 लाख कम हो जाएगा। फिर और अगर कहीं जॉब करता है तो ये अमाउंट और कम हो जाए, यानी लाइफ टाइम 20 लाख से ज़्यादा आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, चाहे आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के पास जॉब कर लो, एम्प्लॉयर्स के पास जॉब कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वही लिखा है वेयर ग्रेचुटी इज रिसीव्ड इन एनी अर्लियर
previous year from the former employer and again received from the another employer in a later previous year, the limit of 20 lakh will be reduced by the amount of gratuity exempt earlier. साफ साफ लिखा हुआ, अगर आपने मेरी बात को पहले समझ लिया तो आपको क्लियर कट समझ आ गया होगा कि अगर आपको ग्रेचुटी आपके पहले किसी प्रीवियस ईयर में किसी पहले वाले एम्प्लॉयर से मिल रही है तो, और उसके बाद आपको आपके सेकंड अनदर एम्प्लॉयर से अगेन ग्रेचुटी मिल रही है, तो ऐसे में जो एग्जम्पशन आपको पहले मिल चुकी है ना, वो एग्जम्पशन आपके 20 लाख की लिमिट से कम कर दी जाएगी, रिड्यूस कर दी जाएगी, जो ग्रेचुटी का बेनिफिट आपको पहले मिल चुका है। वही जो चीज मैंने आपको बताई, ठीक है। चलिए, अच्छा क्या होता है कि जब एक एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, जब एक एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसकी ग्रेचुटी का पैसा किसको मिलता है? उसके फैमिली वालों को मिलता होगा, है ना, उसके फैमिली वालों को मिलता होगा। जब फैमिली वालों को मिलेगा, अब क्योंकि एम्प्लॉय की तो डेथ हो गई, तो अगर एम्प्लॉय जिंदा होता, अलाइव होता तो कैलकुलेशन ये होती। अब जब उसके घर वालों को मिलेगा तो क्या घर वालों के हाथ में ये फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा या फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा या पार्टली एग्जम्प्ट पार्टली टैक्सेबल? द आंसर इज पार्टली एग्जम्प्ट पार्टली टैक्सेबल। ये जिसको भी मिलेगा उसके हाथों में इतना ही पोर्शन एग्जम्प्ट किया जाएगा, इतना ही पोर्शन एग्जम्प्ट किया जाएगा, फुल्ली एग्जम्प्ट नहीं होता। कई बार बच्चे पता है क्या समझ लेते हैं कि सर अगर डेथ हो गई है एम्प्लॉय की और जो ग्रेचुटी मिला मान लो फॉर एग्जांपल 12 लाख मिला, तो वो 12 के 12 जो विडो वाइफ है उसके नाम अगर हो जाएगी तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। नो दोस्तों, पूरा एग्जम्प्ट नहीं होता। सेम कैलकुलेशन करते हैं, उतना ही पार्ट एग्जम्प्ट होता है, बाकी बचा वो वाइफ के हाथों में टैक्सेबल होगा। अगर वाइफ नहीं है तो हस्बैंड के हाथों में टैक्सेबल हो जाएगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? यानी डेथ के बाद जब वो पैसा नॉमिनी को मिलता है तो नॉमिनी के हाथों में फुल्ली एग्जम्प्ट नहीं होता है, सिर्फ इतना ही जो कैलकुलेशन करके आएगा ना सबसे कम, उतना ही पार्ट एग्जम्प्ट होगा। तो वही लिखा है इफ एनी एम्प्लॉय इज एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड मतलब डेथ हो गई है, एंड ग्रेचुटी हैज बीन रिसीव्ड बाय द फैमिली मेंबर, और उसके हिस्से का जो ग्रेचुटी का अमाउंट था वो किसको मिल रहा है? फैमिली मेंबर को मिल रहा है। एग्जम्पशन शैल बी अलाउड इन द नॉर्मल मैनर, जो आपकी एग्जम्पशन है वो फुल्ली एग्जम्प्ट नहीं होगी, बल्कि इसी मैनर में, जो ये नॉर्मल मैनर है, इसी मैनर के अंदर उसको एग्जम्पशन दी जाएगी। वही लिखा है एग्जम्पशन शैल बी अलाउड इन द नॉर्मल मैनर एंड बैलेंस शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ नॉमिनी इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जो नॉमिनी है ना उसकी सैलरी इनकम में तो, अरे रुको, मैं समझ गया, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि जो नॉमिनी जिसको पैसा मिला उसकी सैलरी हेड में जाएगा। अरे भाई सैलरी हेड में क्यों जाएगा? इधर सुनो, सेक्शन 15 पढ़ा था ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। क्या उसकी वाइफ का एम्प्लॉयर के साथ एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है? ये बताइए। अरे हस्बैंड के साथ था ना, वाइफ के साथ थोड़ी था। तो जो वाइफ, जो उसकी विडो वाइफ है जिसको ये पैसा मिला है एज अ नॉमिनी, उसके हाथों में अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। इतना एग्जाम करने के बाद जो बचेगा वो सारा अदर सोर्स में टैक्स किया जाएगा, सैलरी हेड में नहीं। सैलरी हेड में तो एम्प्लॉय की किया जाता कि वो रिटायरमेंट जिंदा है तो उसको सैलरी हेड में डालना पड़ेगा। अदरवाइज अगर नॉमिनी को मिलती है तो ये कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। दोबारा से लाइन पढ़ते हैं। इफ एनी एम्प्लॉई इज एक्सपायर्ड, अगर कोई एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो ग्रेचुटी जो रिसीव किया जाता है फैमिली मेंबर के द्वारा वो एग्जम्प्ट किया जाएगा, वही नॉर्मल मैनर जो हमने ऊपर पढ़ा था। और जो बैलेंस अमाउंट है एग्जम्पशन के बाद, जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। एम्प्लॉय तो बचा नहीं ना, जो भी नॉमिनी है उसके हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही टैक्स हो जाएगा। बोलो क्लियर है? यस सर। थर्ड नोट, no exemption shall be allowed if there is number of no employer employee relationship। अब मान लीजिए मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ कि LIC के अंदर ना मैं एज अ एजेंट काम करता हूँ, पॉलिसीज को बेचने का काम कर रहा हूँ। मेरी एज हो गई 62 साल और मैं LIC से क्या हो गया हूँ? रिटायर हो गया हूँ। काफ़ी लंबे समय से मैं वहाँ जॉब कर रहा था, लगभग 20 सालों से मैं वहाँ जॉब कर रहा था। अब जब रिटायरमेंट के वक्त LIC डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे ग्रेचुटी दी जाएगी, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुझे ये वाली एग्जम्पशंस नहीं मिलेंगी। सर कैसी बात कर रहे हो? 20 साल से आप बता रहे हो जॉब कर रहे हो, LIC में जॉब कर रहे हो, पॉलिसीज बेच रहे हो, और आप कह रहे हो कि जब ग्रेचुटी मिलेगी तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, पूरा टैक्स कर दिया जाएगा। सर बात जची नहीं। अरे भाई आप ना, पता है आप चीज़ को समझ ही नहीं रहे हो। आप उतना समझ रहे हो जितना मैं समझा रहा हूँ, आप पिछली क्लास से लिंक ही नहीं कर रहे हो। सर गुस्सा मत हो। अरे गुस्सा क्यों ना हो यार, आप समझ ही नहीं पा रहे हो बात को। मुझे एक बात बताओ, जब LIC और एजेंट की बात होगी तो क्या LIC और जो उसका एजेंट है उसमें एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है? सर क्यों नहीं है? उसे सैलरी नहीं मिलती। किसने कहा सैलरी मिलती है?
भाई वो जितने LIC बेचेगा, LIC डिपार्टमेंट की तरफ से उसको उसका इंसेंटिव मिलता रहेगा, कमीशन मिलता रहेगा, फीस मिलती रहेगी। अरे भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट थोड़ी है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट है। जितनी LIC पॉलिसी बेचेगा उस हिसाब से कमीशन मिलेगा, नहीं बेचेगा तो नहीं मिलेगा। कोई फिक्स सैलरी थोड़ी मिल रही है। देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। और जब एम्प्लॉय LIC के एजेंट में और LIC में जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप ही नहीं है, तो ग्रेच्युटी जो मिली वो ग्रेच्युटी सैलरी हेड में क्यों जाएगी? और सैलरी हेड में नहीं जाएगी तो क्या ये वाली एग्जम्पशन मिलेगी सेक्शन 1010 वाली? नहीं मिलेगी, वो सीधा टैक्स हो जाएगी अदर सोर्स के अंदर, और कोई एग्जम्पशन ये वाली नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एग्जम्पशन एम्प्लॉयज को मिलती है और वो है एजेंट, एम्प्लॉय नहीं है। आप बात को समझ पा रहे हैं? अगर दो लोगों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है बट फिर भी उसको ग्रेच्युटी का पैसा मिल रहा है, तो वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। यहां जैसी कोई एग्जम्पशन उसको अलॉट नहीं की जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, प्लीज मूव ऑन, सॉरी गो अहेड। Where gratuity is received from two or more employer in the same previous year, the aggregate amount of gratuity exempt is not exceed ₹20 lakhs। मान लीजिए एक प्रीवियस ईयर में 6 महीने मैंने एक एम्प्लॉयर के पास काम किया, 6 महीने मैंने दूसरे एम्प्लॉयर के पास काम किया, दोनों से मुझे ग्रेच्युटी मिलती है, तो ऐसे में मेरी एग्जम्पशन लिमिट वही 20 लाख रहेगी दोनों को मिला के, ना कि इंडिविजुअली 20 इसकी 20 इसकी, ऐसा नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट, in case of employee of seasonal establishment in the place 15 days only 7 days salary shall be taken। देखो यहाँ तक अभी पॉइंट पढ़ा है मैंने। अगर किसी एम्प्लॉय का काम सीजनल है, वो सीजनल ही काम करता है। जैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक इस्टेब्लिशमेंट है, उस इस्टेब्लिशमेंट में क्या होता है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसको पता है जब डेंगू मलेरिया वगैरह जैसे केसेस आते हैं उसके 2 महीने पहले दवाइयाँ बननी शुरू होती है, क्योंकि अगर वो दवाइयाँ पहले से बननी शुरू हो जाएंगी तो वो एक्सपायर जल्दी हो जाती हैं, तो वो 2 महीने पहले ही बनती हैं। और डेंगू मलेरिया के केस ना आपके बरसात के मौसम में आते हैं, यानी अगस्त सितंबर अक्टूबर में आते हैं, तो यानी अगर अगस्त से भी मान लो तो 2 महीने पहले यानी प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट की जाएगी जून के महीने से। जून जुलाई में प्रोडक्शन लाइन होगी, उतने में बनके माल तैयार हो जाएगा। मैं वहां पर काम करता हूं, मुझे बोला है कि जनवरी से लेकर जून तक, जनवरी से लेकर 31 मई तक आपको यहां नहीं आना, क्योंकि आपका काम सीजनल है, आप यहाँ नहीं आएंगे। तो मेरा काम क्योंकि सीजनल है और अगर मुझे फार्मास्यूटिकल कंपनी से ग्रेच्युटी मिल रही है तो उसमें 15/26 नहीं लोगे, उसमें आप क्या लेंगे 7, क्योंकि आपके लिए आधा साल माना गया है। आधा साल मतलब 6 महीने, 6 महीने मतलब 30 दिन का आधा, 15 का आधा, 7.5 मतलब 7। यानी कि लिखा हुआ है कि अगर कोई एम्प्लॉय सीजनल एस्टैब्लिशमेंट में काम करता है तो जो 15 दिन वाला कॉन्सेप्ट है वो 7 डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने डेज में कन्वर्ट हो जाएगा? 7 डेज में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। सैलरी शैल बी टेकन एंड इन केस ऑफ पीस रेट, अगर कोई एम्प्लॉय, अच्छा ये समझ आया, सीजनल काम कर रहा है तो 15 दिन के लिए क्या हो जाएगा 7 डेज हो जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ है इन केस ऑफ पीस रेट, अगर कोई एम्प्लॉय पीस रेट पर काम कर रहा है, दिहाड़ी मजदूरी पर, दिहाड़ी इन द सेंस कि वो जितने पीस बनाएगा उस हिसाब से पर यूनिट पीस मिल जाएगा उसे। ठीक है। तो सैलरी शैल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ टोटल वेजेस ऑफ 3 मंथ्स। तो जो यहाँ पर एवरेज था ना 10 महीने का, या ये जो सैलरी थी ना, ये ऐसे नहीं निकाली जाएगी, पिछले 3 महीने के अंदर उसको कितनी पेमेंट की गई है पीस रेट के हिसाब से जो पेमेंट की गई है उसका जो एवरेज आएगा वो मान लिया जाएगा। तो वही लिखा है एवरेज ऑफ टोटल 3 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। चलो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं एक चार्जर बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता हूँ, मैं जितने भी चार्जर बनाऊंगा उस हिसाब से मेरी सैलरी मुझे दी जाएगी। मैं क्या करता हूँ, मैं एक महीने के अंदर तकरीबन 1000 चार्जर बना लेता हूँ, और 1000 चार्जर के लिए मुझे 100 रुपये मिलते हैं। पर चार्जर कितने मिलते हैं? 100 रुपये। तो 1000 बना दिए तो मुझे कितने मिलेंगे? 1 लाख। अगर मैंने 1000 चार्जर बनाए 100 रुपये के हिसाब से तो मुझे कितने मिलेंगे? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए मुझे एक महीने में मिले। हो सकता है अगले महीने मैंने 1.5 लाख रुपए कमाए हो, और हो सकता है उसके अगले महीने मैंने 2 लाख रुपए कमाए हो। तो 1 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 2 लाख, 3 महीने का एवरेज जो निकल के 1.5 लाख आएगा वो मेरी सैलरी मान ली जाएगी। तो वही लिखा हुआ है इन केस ऑफ पीस रेटेड एम्प्लॉय सैलरी शैल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ टोटल वेजेस ऑफ 3 मंथ्स।
3 महीने का जो एवरेज आएगा वो लिया जाएगा इमीडिएटली प्रीसीडिंग द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब आप अपने एम्प्लॉयमेंट को टर्मिनेट करोगे उसके 3 महीने पहले का एवरेज यहाँ पर लिया जाएगा। बोलो पॉइंट क्लियर है? तो अभी हमने ग्रेचुटी के ये सारे के सारे पॉइंट अपने पास कवर कर लिए हैं। इधर हमने ये देख लिया था ग्रेचुटी किन किन फैक्ट्रीज, ऑयल फील्ड्स वगैरह, माइंस वगैरह पे लगती है, वो हो गया, और ग्रेचुटी का पूरा टैक्स ट्रीटमेंट आपको करा दिया। अब टाइम आ चुका है न्यूमेरिकल्स का। अब न्यूमेरिकल करोगे आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये लो मैं साइड हो रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लो अगर करना है तो चलिए अब हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन करने से जो भी अभी हमने थ्योरी पढ़ी ना वो 100% आपका क्लियर हो जाएगा। विश्वास रखिए मेरा, ठीक है? पूरी हर चीज समझ में आएगी, न्यूमेरिकल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है? क्वेश्चन में डिस्प्ले करूंगा, आप क्वेश्चन को देखेंगे, नोट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे सोल्यूशन के लिए, ठीक है? और वैसे ये सारे के सारे नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, ठीक है? टेलीग्राम चैनल है हमारा किस नाम से? प्रोडक्ट्स अड्डा के नाम से। वहाँ पे सारे चैप्टर के फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स अवेलेबल है, और नीचे वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके चैनल का लिंक भी दे रखा है, वहाँ से भी कर लेना। और जब वो करोगे तो मेरे बाकी जो चैनल्स हैं उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? तो चलिए तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी लोग की मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है? आप स्क्रीन पर देखिए, मैं फोन में देखता हूँ। लिखा हुआ है मिस्टर एक्स रिटायर हो रहा है 15 जून 2023 को आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 26 ईयर 8 मंथ ऑफ सर्विसेज एंड रिसीव्ड अ ग्रेचुटी ऑफ ₹6 लाख। उसने 26 साल 8 महीने जॉब किया और उसको ग्रेचुटी मिल रही है 8 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, ठीक है? लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसकी जो सैलरी थी, उसकी बेसिक सैलरी थी 5000 रुपीज पर मंथ। डीएनएस अलाउंस था 3000 रुपीज पर मंथ, जिसमें 60% जो था वो आरबीएस में आता था, मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट। मतलब ये आपका वो वाला है जिसमें वो इफ करके बोलते थे ना, फार्मिंग पार्ट, ये वो दे रखा है। फिर कमीशन है 1% ऑफ टर्नओवर, और पिछले 1 साल 12 महीने की जो टर्नओवर है वो दे रखी है आपको 12 लाख रुपए, ठीक है? और इसके बाद लिखा हुआ है बोनस है 12,000 रुपए। बोनस कितना है? 12,000 रुपए। आपको कंप्यूट करना है हिज टैक्सेबल ग्रेचुटी, टैक्सेबिलिटी बतानी ग्रेचुटी की, और आपको एज्यूम करना है कि ये एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, पहला केस, लेकिन वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड होता है। दूसरा है कि ये भी एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई बट ये पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं होता। और तीसरा ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। भाई क्वेश्चन बहुत मजेदार है, सच में क्वेश्चन बहुत मजेदार है। उसे एक ही जगह पर तीनों के तीनों केस पूछ लिया हमसे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलिए करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन में डिस्प्ले में लगा रहने दूंगा जिससे आप अच्छे से देख पाओ उसी चीज को ऑन द स्पॉट। तो देखिए अभी हम सोल्यूशन करेंगे अपने पास। वैसे सोल्यूशन नंबर 3 है, क्योंकि ऑलरेडी 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस वजह से पिछली अपनी वीडियोस में। तो ये आपका आ गया सॉल्यूशन नंबर 3, ठीक है? सॉल्यूशन नंबर 3। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ सैलरी। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, क्वेश्चन ने तो हमसे ये पूछा ग्रेचुटी का अमाउंट बता दो, बट खाली ग्रेचुटी से काम नहीं चले, मैं पूरा फुल फ्लेज कराऊंगा सैलरी के हिसाब से, ठीक है? तो कैलकुलेशन ऑफ सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स की सैलरी की कैलकुलेशन की अब हम बात करने के लिए जा रहे हैं। और सबसे पहला पॉइंट हम करने के लिए आ रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये कौन है बताइए? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। और दूसरी चीज कि ये ग्रेचुटी एक्ट में, ग्रेचुटी एक्ट 1972 में ये कवर्ड भी है, ठीक है? ये पूरे के पूरे क्या है? कवर्ड है। तो कवर्ड के केस में कैसे निकालते हैं ये मैं अब आपको सिखाने आ रहा हूं। वैसे मैं तीनों ही केस कराऊंगा बट अभी फर्स्ट पॉइंट हमारा ये वाला है, ठीक है? तो चलिए करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? बेसिक सैलरी दे रखा है। तो हम यहां पर लिखेंगे बेसिक पे कितना है बताओ? 5000 पर मंथ है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये रिटायर कब हो रहा है? सर ये रिटायर हो रहा है 15 जून को। कब हो रहा है रिटायर? 15 जून को हो रहा है। इट मीन्स 15 जून 2023 को हो रहा है, ठीक है? और ये हमको सैलरी वैली दे रखी है। तो ये बताइए उसे 15 जून तक कितनी सैलरी मिली होगी? देखिए अप्रैल की पूरी मिली होगी, मई की पूरी मिली होगी और जून की आधी मिली होगी, यानी 2.5, 5000 इंटू 2.5, ठीक है? तो ये आपका बनेगा 12,500 रुपए, 12,500 रुपीज। जानते हो क्या होता है? गलती यहीं पर हो जाती है, हम एकदम छूटते के साथ 12 कर देते हैं मल्टीप्लाई। ऐसा नहीं करना, ध्यान दो, वो रिटायर हो रहा है तो उतनी तो सैलरी मिलेगी ना उसे, ठीक है? इसके बाद बेसिक पे के बाद उसको क्या मिल रहा है? डीएनएस अलाउंस, डीए। डीएनएस अलाउंस कितना मिल रहा है? वो मिला है 5000 पर मंथ। एक मिनट, डीएनएस अलाउंस मिला है 3000 पर मंथ। 3000 रुपए पर मंथ मिला है, उसने 2.5 महीने काम किया है, तो कितना मिलेगा? सर 2.5 महीने अगर उसने काम किया तो 6000 और ये 7500,
500 रुपीज़ उसे DA मिलेगा। दोस्तों मैं फिर भी ना एक बार चेक कर लूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कॉमन सेंस से आंसर तो दे देते हैं, वो गलत होता है, तो वीडियोज़ में मैं सही भी नहीं कर पाऊँगा। तो मैं एक बार करके देख लेता हूँ। मुझे पता है सही है, बट फिर भी मन है कि मानता नहीं। यस, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद और क्या दे रखा है, DNS अलाउंस के बाद आपको दे रखा है कमीशन। दोस्तों कमीशन परसेंटेज की फॉर्म में है, और वो भी कितना है 1%। तो 12 लाख की टर्नओवर का 1%। बट याद रहे यहाँ पर जब हम कमीशन देंगे ना, तो 12 लाख का जब मैं 1% निकालूंगा, तो ये 1% ना पर एनम है। 1% क्या है, ये आपका पर एनम है। और ये जो टर्नओवर है ये पूरे साल की है, मतलब पिछले साल की होगी। तो इसने काम तो 2.5 महीने किया ना, तो इसको जो कमीशन मिलेगी वो 2.5 महीने की मिलेगी, 2.5 मंथ्स, ठीक है। ये 1% है, तो 1% इंटू में 2.5 बाई 12, 2.5 महीने की मिलेगी, क्योंकि 1% कमीशन तो पूरे साल का है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ। दिस इज 12 lakhs इंटू में 1% इंटू में 2.5 महीने, 2.5 डिवाइडेड बाई 12, तो 2.5 महीने का कमीशन आ गया उसका 2500 रुपये, 2500 रुपीज़। इसके बाद आगे लिखा हुआ है बोनस। देखिए दोस्तों ध्यान से, बोनस के आगे लिखा हुआ है 12,000 रुपये पर एनम। तो अगर 12,000 रुपये पर एनम है, तो इसका मतलब अगर मैं 12,000 को डिवाइड कर दूं 12 से, तो 1 महीने का आ जाएगा, और इंटू कर दूं 2.5 मंथ से, तो 2.5 महीने का बोनस आएगा नहीं आएगा? यस सर, बिल्कुल आ जाएगा। कितना रहेगा? ये भी आ जाएगा आपका 2,500, 2,500, ठीक है। इसके बाद हमें क्या मिला? हमें मिली ग्रेचुटी, जो हमारा मेन पॉइंट है। यहां से हमारा मेन पॉइंट शुरू होता है। ग्रेचुटी हमें कितनी मिली? सर ग्रेचुटी हमको मिली है 6 लाख रुपीज़। ग्रेचुटी मिल रही है 6 लाख, लेकिन ये पूरा टैक्स नहीं होगा, इसमें से कुछ एग्जम्प्ट हो जाएगा, लेस करेंगे हम इसमें एग्जम्प्ट। कौन सा सेक्शन है बताइए? सर सेक्शन है 10, सब सेक्शन 10 क्लॉज 2। सर ये क्लॉज 2 क्यों लिखा? क्योंकि आपको याद आ रहा होगा कि जब पहला क्लॉज था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, दूसरा वाला क्लॉज किसका था? प्राइवेट एम्प्लॉयज वालों के लिए था। याद आ रहा है? प्राइवेट एम्प्लॉय वाले में भी किसका था? कवर्ड वाले का, क्योंकि अभी ग्रेजुएट एक्ट में कवर्ड है, तो सेक्शन 10(10)(2) इस पर अप्लाई होगा। क्या था? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जाम्प्ट, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जाम्प्ट। तो मैं यहां पर क्या करूंगा? इधर स्टार मार्क कर दूंगा। स्टार मार्क का मतलब है कि मैं नीचे इसका वर्किंग नोट बनाऊंगा, यहां पर मैं बनाऊंगा इसका वर्किंग नोट। तो मैं लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ एग्जाम्पशन, कैलकुलेशन ऑफ एग्जम्पशन ऑफ ग्रेचुटी। ग्रेचुटी की कैलकुलेशन की, एग्जम्पशन की हम यहां पर बात करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। क्या होगी? सबसे पहला पॉइंट एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। आप मुझे बताइए एक्चुअली में कितना अमाउंट रिसीव हुआ है? 6 लाख रुपीज। कितना हुआ है? 6 लाख रुपीज। सेकेंड पॉइंट है आपका, दैट इज ₹20 lakhs। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 20 लाख रुपए। दोस्तों प्रोविजन लिखे थे ना आप लोगों ने। थर्ड पॉइंट था, अगर वो इंसान ग्रेचुटी में कवर्ड है तो 15/26, एक महीने में 15 दिन की सैलरी, 15/26। अच्छा देखिए 15/26 के बाद आप यहां पर क्या लेंगे? 1 मंथ की सैलरी। 1 मंथ में क्या आएगा? बेसिक पे और डीए का फॉर्मिंग नहीं, पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो 1 मंथ की बताइए कितनी थी? ये थी आपकी 5,000। एक महीने का बेसिक पे कितना था? 5,000। डीए कितना था? 3,000। डीए कितना था आपका? 3,000। बोलो समझ आया? तो सैलरी में क्या क्या आया आपका? एक तो बेसिक पे आ गया और डीए आ गया, और मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस से। अब आप क्वेश्चन की पहली लाइन देखिए, उसमें लिखा हुआ है 26 साल 8 महीने उसने जॉब किए। कितना? 26 ईयर 8 मंथ। तो ये कितना हो जाएगा? 27 ईयर। 6 महीने से ऊपर होते ही पार्ट देयर ऑफ, ठीक है। कितना हो जाएगा? 27 ईयर हो जाएगा। तो इंटू कर देंगे 27 ईयर से, ठीक है। अब जरा इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो मैं जरा एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं। तो ये आपका आ जाएगा, 1 मिनट, 5,000। दोस्तों एक चीज मुझे जरा चेक कर लेने दीजिए। यस बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आपका आ गया 5,000 प्लस 3,000, कितना होता है ये? 8,000। इंटू में 15 डिवाइडेड बाई 26 इंटू में 27, ये आया है हमारा 1,24,615। मैं कैलकुलेशन दोबारा करके देख लेता हूँ। 8,000 इंटू में 15 डिवाइडेड बाई 26 इंटू में 27 ईयर, दिस इज 1,24,615। ये कैलकुलेशन है ये आपकी
1,24,615.3 है, बट मैं भी राउंड फिगर में 15 ही ले रहा हूँ। तो 3 अमाउंट आए, 6 लाख, 20 लाख और 1,24,000। बताइए माफ कितना होगा? जो भी तीनों में से कम है, तीनों में से कम कितना है? 1,24,615। तो एग्जम्पशन मिल जाएगी हमें, जो हमें ग्रेचुटी मिली है 6 लाख रुपए, उसमें से हम एग्जम्प्ट कर देंगे 1,24,615, ये माइनस कर देंगे। तो अब हम 6 लाख में से जो हमें ग्रेचुटी मिली है उसमें से माफ करेंगे 1,24,615 रुपए। ठीक है, 1,24,615 माइनस करने के बाद ये आपका आएगा 4,75,385, 4,75,385। आ रही बात समझिए? तो जितना ग्रेचुटी मिला, क्या ये पूरा पूरा आपका माफ हो गया? आंसर इज नो। इसमें से कुछ पार्ट आपका क्या हो गया है? माफ हो गया है। कुछ पार्ट क्या हो गया आपका? माफ हो गया। बचा हुआ पार्ट क्या हो गया आपका? टैक्सेबल हो गया। बचा हुआ पार्ट टैक्सेबल हो गया। तो यहां से आपकी जो टोटल सैलरी आती है, टोटल सैलरी वो कितनी आ गई? 12,500 प्लस 7,500 प्लस 2,500 प्लस 2,500 प्लस 4,75,385. So this is 5 lakh. This is 5,385. This is your gross salary. ये हमारी बताइए क्या है? ये हमारी आ गई है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में से माइनस करते हैं सेक्शन 16 क्लॉज 1A के हिसाब से स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या माइनस करते हैं? स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि कितना है? 50,000 रुपीज है। इसके अलावा सेक्शन 16 क्लॉज 2 एंटरटेनमेंट अलाउंस इसमें है नहीं, और अगर होता तो भी नहीं मिलता क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। फिर आता है सेक्शन 16 क्लॉज 3 जो कि प्रोफेशनल टैक्स है, जो उसने भी पे नहीं किया है। तो 50,000 माइनस करने के बाद इसकी जो सैलरी बनी है दैट इज 4,50,385। दिस इज द नेट सैलरी, जिसको हम इनकम अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी सेक्शन 15 से 17 बोलते हैं। ये आ गई हमारी नेट सैलरी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वाले क्वेश्चन से ग्रेचुटी वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। पक्का? आगे चल सकते हैं? यस सर, प्लीज आगे चलिए। अब देखिए, ये तो था जो ग्रेचुटी उसमें कवर हो रहा था। ठीक है, अब इसी का दूसरा पार्ट है कि वो ग्रेचुटी में कवर नहीं हो रहा है। सेकंड पार्ट पढ़िए क्वेश्चन का, उसमें लिखा है ग्रेचुटी में कवर नहीं हो रहा है। देखिए, जो इंसान ग्रेचुटी में कवर्ड नहीं हो रहा उसके लिए सारे कैलकुलेशन लगभग सेम होंगी। ठीक है, चलिए अब वो कैलकुलेशन मैं यहीं पर कर देता हूं। तो कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से करते हैं। सेकंड पॉइंट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय not covered under gratuity act, not covered under gratuity act। ठीक है, ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं हो रहा। तो सेम वही चीज, यहां तक की कैलकुलेशन तो बिल्कुल सेम रहेगी। बेसिक पे 5,000 इंटू 2.5 12,500। फिर आपका डीएनएस अलाउंस 3,000 इंटू 2.5 7,500। फिर आपका कमीशन सेम यही 2,500। इसके बाद आपका बोनस सेम यही आएगा आपका 2.5 से मल्टीप्लाई करके 2,500। दिक्कत तो नहीं, बट जो चीज की डिफरेंस आएगी दैट इज ग्रेचुटी। यहां पर आपको ग्रेचुटी कितना मिला है? 6 लाख मिला है। लेकिन जो अब एग्जम्प्ट होगा ना, क्योंकि अभी आप क्या हो, एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आप ग्रेचुटी में कवर्ड नहीं होते हो। मेन चीज क्या है कि आप ग्रेचुटी में कवर्ड नहीं होते हो। तो जब आप ग्रेचुटी में कवर्ड नहीं हो रहे हो तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अलग टाइप से होगी। कैसे होगी मैं आपको बता देता हूं। हम लेस करेंगे एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 3। आपको याद है ना, जब कोई इंसान ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं होता है तो उसे 10(10)(3) में एग्जम्पशन मिलती है। कितनी? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। क्या है? तो मैं यहाँ पर स्टार मार्क कर देता हूँ। स्टार मार्क को यहाँ पर करेंगे। ठीक है, स्टार मार्क यहाँ पर करेंगे और लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एग्जम्पशन ऑफ ग्रेचुटी। ठीक है, ग्रेचुटी के एग्जम्पशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट क्या है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव कि एक्चुअली में अमाउंट आपको कितना रिसीव हुआ है। तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव आप बताएंगे कितना है?
6 लाख, एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव है 6 लाख है। सेकंड पॉइंट, मैक्स टू मैक्स कितना 20 लैक्स। थर्ड पॉइंट, अगर वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं हो रहा तो 15/26 नहीं 15/30 इनटू में सैलरी का मीनिंग वो नहीं जो यहाँ था बेसिक पे, डीए का फॉर्मिंग कमीशन परसेंटेज में। तो क्वेश्चन में बेसिक पे एक महीने की थी 5000, डीएनएस अलाउंस था 3000। अच्छा 3000 में फॉर्मिंग पार्ट कितना था क्वेश्चन में, अगर आप देखेंगे तो फॉर्मिंग पार्ट था अराउंड 60%। मैं फिर भी एक बार कंफर्म कर लूँ, क्वेश्चन कहाँ गया भाई, क्वेश्चन एक हो गया लो यार, 60% फॉर्मिंग था। तो 3000 का 60% तो कितना होगा 1800, और कमीशन है परसेंटेज में, तो यस हमारे ये कमीशन परसेंटेज की फॉर्म में ही था जो कि आया है 2500 रुपये। बट भाई साहब वो 2500 ना पूरे 2.5 महीने का है, हमें तो 1 महीने का चाहिए ना। देखिए 12 लाख का 1% इंटू 1/12, ठीक है। तो एक बार हम करके देख लेते हैं। 12 लाख क्या है टर्नओवर है, 1% क्या है कमीशन का रेट, 1% पूरे साल का है। तो अगर मुझे 1 महीने का निकालना तो डिवाइड बाय 12 करूंगा, कितना आ जाएगा 1000। ये आपका आ गया 1000 इनटू में कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, पार्ट ईयर ऑफ नहीं, ठीक है। उसने कितने साल जॉब की है, उसने 26 साल 8 महीने, हटाओ सिर्फ 26 साल, पार्ट ईयर ऑफ नहीं होता इसमें, 26 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो चलिए 5000 प्लस 1800 प्लस 1000 इंटू में 15 डिवाइड बाई 30 इंटू में 26 साल जॉब, यानी 1,01,400, 1,01,400। तीनों में से लोअर क्या है, तीनों में से लोअर ये है, इतना पार्ट तुम्हारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 1,01,400 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो लीजिए 6 लाख में से माइनस करेंगे 101400, दिस इज 4,98,600 रुपीज़। इतना तुम्हारा ग्रेचुटी जो है वो टैक्स हो जाएगा और 1,01,400 तुम्हारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बात समझ आई, जो भी तीनों में से लोअर था। आई होप अब आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो इतना कर लेने के बाद इन सबको ऐड करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा बताइए, हमें मिल जाएगा ग्रॉस सैलरी। इन सबको ऐड कर लेने के बाद हमको हमारा ग्रॉस सैलरी मिल जाएगा, जो कि कितना आएगा 12,500 प्लस 7,500 प्लस 2500 प्लस 2500 प्लस 4,98,600, दिस इज 5,23,600। माइनस करेंगे सेक्शन 16 क्लॉज 1A की स्टैंडर्ड डिडक्शन को, जो कि कितनी मिलती है 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपये। इसमें से माइनस कर देंगे 50,000, दिस इज 4,73,600, दिस इज योर नेट सैलरी। ये हमारी क्या आ गई बताइए, नेट सैलरी आ गई। कोई डाउट? तो ये वाला पोर्शन कौन सा किया, जब एक इंसान गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं था, नॉन गवर्नमेंट था, ग्रेचुटी में कवर्ड था, ये ग्रेचुटी में कवर्ड नहीं था। बोलो क्लियर हुआ? यस सर क्लियर हुआ। अच्छा जो थर्ड वाला पॉइंट है ना कि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो मुझे एक बात बताइए, जो थर्ड वाला केस है क्वेश्चन का थर्ड वाला केस है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेचुटी टैक्स की जाती है? आंसर इज नो। तो यानी कि थर्ड वाले केस के अंदर उसका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 10(10)(1) के अंदर एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि जो थर्ड वाला पॉइंट है ना वो यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। थर्ड वाला केस ये रहा, इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ग्रेचुटी received is fully exempt under section 10(10) clause 1। पूरा एग्जाम्प्ट है, नथिंग विल बी टैक्सेबल। तो बताइए आपको ये तीनों केस समझ आए? इन तीनों केस से कहीं ना कहीं ग्रेचुटी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी और ज़्यादा डेवलप हुई होगी। अब दोस्तों मैं पता है क्या करूँगा, इसकी जो नेक्स्ट वाली वीडियो है ना उसमें इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी पूरे नहीं हुए, अभी आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा है, मुझे बिल्कुल जड़ से चीज़ों को खत्म करनी है, ठीक है। तो अगली क्लास में मैं इसके और प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, जिसमें वो एवरेज मंथ वाला था ना, 10 मंथ एवरेज सैलरी लिया जाता है, वो वाला यहाँ पर लूंगा। सर अभी भी आपने यहाँ पर एवरेज नहीं लिया 10 महीनों का, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये मैंने एवरेज ही लिया है। सर कैसे एवरेज लिया है? अरे आप पहले इनको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 10 से डिवाइड करोगे, तो यही तो आएगा ना। हाँ सर आपने तो बिल्कुल सही कहा, बट पता है अगली क्लास में जो मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा उसके अंदर मैं सैलरी में बदलाव करूंगा कि सैलरी जो है वो बढ़ गई है या कम हो गई है, तो एवरेज निकालना पड़ेगा। अभी तो बिना एवरेज निकाले भी एवरेज निकल गया। भाई ये एवरेज है 10 महीनों का, इधर सुनो, ये एवरेज है,
क्योंकि पहले मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता, फिर 10 से डिवाइड करता, तो एवरेज यही आएगा ना, क्योंकि सैलरी में कोई चेंज नहीं है। जब सैलरी में कोई चेंज नहीं होता है ना, तो एवरेज मत निकालो, तो नॉर्मली निकालो 1 महीने में की। और जब सैलरी में चेंज होता है तब हमें एवरेज निकालना पड़ता है। इस चीज़ को हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। इसका जो पार्ट 2 है ना, वो हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे, ठीक है। अभी समझ आया, क्लियर है ना। ये जितने भी नोट्स है चाहिए, टेलीग्राम चैनल प्रोडक्ट्स अड्डा को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिल जाएंगे। और दोस्तों इसके अलावा हमारे और भी यूट्यूब चैनल है, आप उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट थोड़ा सा मुझे अच्छा लगे कि आप इतने सारे चैनल्स के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो, गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।